अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। अब बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की दिन भूलने तो नहीं, ये तकलीफ दे दिन है, यानी मैं इसे कहूँ कि ये बहुत खुशी के दिन है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने खुशियों और त्योहारों के दिन को खुशियों और त्योहारों की तरह लेकर चलना है। जो गम और दुख के दिन है वो उसको उस तरह लेकर चलना है। तो इसलिए ये मिन असल कौम जो है, इसलिए खुशी का एक दिन है। इसलिए आप सब लोगों को ईद मुबारक। कुछ हमारे साथ आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब देख रहे हैं। यानी ये भी अपनी काफी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो चुके हैं। तो ईद कैसे होती है, पहला सवाल तो हमारा ये रहेगा। उसके बाद हम कुछ सियासी और समाजी इश्यूज के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करें ये जनरलाइज गुफ्तगू होगी, तो स्पेसिफिक नहीं है। इंटरेस्ट तो आप लोगों का है। सबसे पहले जनाब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और बताइएगा कि ईद का दिन कैसे गुजरता है। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको ईद मुबारक हो। देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक हो। पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को लोग ईद मुबारक हो। और ईद का दिन एक बहुत ही मैं कहता हूँ मजहबी लिहाज से भी अहम है, सोशल लिहाज से भी अहम है, और फैमिली कनेक्शन के लिहाज से भी अहम है कि फैमिली कनेक्टेड होती है। फिर रमज़ान का जो आप महीना गुजारते हैं और रमज़ान की जो बरकतें समेटते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक आपके लिए कि आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है कि ईद के दिन आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो इसी तरह बस दिन गुजरता है विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स। और सारा दिन जो है वो एक दूसरे से फोन पे बात करती है। और यही पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी यही स्केड्यूल है जो फॉलो किया जाता है। अच्छा, चलते हैं आगे। अब पहले तो एक समाजी इशू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कुछ जमहूरियत नाम की बला है यहाँ पर? और समाजी तौर पर अगर आप समझें, लोग इस निजाम से क्या मुतमिन है या यूज टू हो गए? पाकिस्तान के अंदर जो माशी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी इंसान के दिमाग के ऊपर इस बुरी तरह से छा चुकी है, और गालिबन ये पाकिस्तान के लोगों एक प्लान के तहत किया गया है कि उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस तरह बुरी तरह इन्वॉल्व कर दो कि उनको कुछ और करने का या सोचने का टाइम ना मिले। अब जो रमजान गुजरा है, देखा कि इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी हुई थी, कहाँ पे आम जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें जो है, यानी चिकन जो है वो 650 रुपये 700 रुपये किलो चिकन था। और जो फलों की प्राइसेस हैं वो आपको पता है। और जिस तरह आप में हमारा कारोबारी तबका ब्लैकमेल करता है और जिस तरह वो मतलब है मुनाफा कमाता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि, और हमारे यहाँ ना तो कोई दीन की पहचान है ना कोई दीन की समझ है। यानी अगर हम कहते हैं और बड़ा क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के अंदर क्या सिर्फ जो 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं वो तो अल्लाह ताला का और आपका ताल्लुक है ना, लेकिन इंसानियत के लिए आप क्या करते हैं? यही जो आपके ताजिर हैं, ये जो चीज़ों की होल्डिंग करते हैं, जो कीमतें बढ़ाते हैं, उसमें कोई रिलीजन का हिस्सा कोई शामिल है? ये के साथ एक उससे मतलब नफी है ना उसकी। तो इससे तो कोई इंसानियत ठीक नहीं हो सकती। इसका पाकिस्तान के ऊपर एक तो इसका बहुत बड़ा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो कर्ज आती है। हमारे कारोबारियों तक तब्की की वजह से वो कर्ज पाकिस्तान के ऊपर हमेशा मौजूद रहती है। दूसरी, गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की सोच नहीं है कि जी वो होल्डिंग को रोके, रमज़ान से पहले होल्डिंग को रोके, चीज़ों की होल्डिंग ना होने। गवर्नमेंट तो केयरलेस है ना। यहाँ तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो आवाम को घास फूस के पत्तों की तरह देखती है, और उसके साथ साथ फिर पीछे उनके साथ बहुत सारे और लोग शामिल हो जाते हैं जो अपना मकसद हल करवाना चाहते हैं उनसे। तो इसलिए लोग बेचारे सेंसलेस हो गए हैं। उन्होंने एक दिन अच्छा, निकल के अपने विल का इजहार किया था, एक दिन वो निकले थे बल्क, और उन्होंने बता दिया था कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो फॉर्म 45 47 वाला चक्कर हुआ और जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, वो आपके सामने। अब लोग एक तरह से कहते हैं कि यार अब हम जाके कहाँ करें, क्या करें। डिप्रेशन है बहुत बड़ा।
And let me tell you, there's a absolute depression in Pakistan nowadays. लोगों के अंदर वो बात करना नहीं चाहते चीजों के ऊपर, डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो एटीट्यूड नजर आया है यहाँ पे मुख्तलिफ कॉर्नर से, उस पर वो हाईली, और जब भी लोग गवर्नमेंट से डिस्कनेक्टेड होंगे वो हुकूमत नहीं चल सकती कभी। अच्छा, मैं एक बात का यहाँ इजाफा, ये देखिए, मैं ना 2011 से कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा इमरान खान को कि मैं 2011 से मैंने उस मैटर को टेकअप किया। और वो मैटर क्या था? चीनी की कीमतें, महंगाई और इन सारे इश्यूज को जब वो टेकअप किया, महंगाई वाले मामले को, और यानी उस वक्त बहुत बड़े बड़े माफिया, यानी चीनी माफिया तो इस हद तक है कि इसमें ब्यूरोक्रेट भी है, इसमें रिटायर्ड जर्नैल भी हैं, इसमें सियासतदान भी हैं, और इन्होंने हेज मनी इस तरह बनाई हुआ है कि यानी ये गवर्नमेंट बनाने और तोड़ने में ये बड़ा एक किरदार रहा। इमरान खान ने इस सारे मामले में जब इंक्वायरी कमीशन बैठाया और सारा मामले को देखा, तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। यानी होता ये था कि ये सस्ती जिन दिनों चीनी सस्ती होती थी, उन दिनों ये सारी सेल करके शो करते थे, एक स्टॉक में से निकल गया और उसी पे सेल टैक्स दे देते थे। और फर्ज करें 50 रुपए की 1 किलो चीनी है, तो उसमें 15% सेल टैक्स डाल के, आप, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, वो 65 या 70 रुपए के करीब है। तो उसको मार्केट में फिर आर्टिफिशियल होर्डिंग, आर्टिफिशियल शो करते थे कि कमी अपना किल्लत हो गई है, तो चीजें बढ़ाकर, अब वो तो मार्केट से यानी मेन जगह से शुगर मिलों से निकल गई हुई है चीनी, उसका सेल टैक्स दे दिया, तो उसके बाद सेल टैक्स भी और मार्केट से प्राइस भी कमाना। अच्छा, यही जो प्रोसेस आ रहा ना, ये तेल के मामले में भी रहा, ये आम और मैं हाईकोर्टों में, मैं 2010 साल हो गए हैं ब्रिगेड साहब, अभी 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 इससे पहले भी एक रीसेंट पिटीशन मैंने फाइल की है, और कोशिश करके इमरान खान के दौर में एटलीस्ट मुझे ये डिसएडवांटेज नहीं हुआ, वो एडवांटेज ये रहा कि जो हम यहाँ बात लेके आते थे, कोर्टों में आते थे, कोर्टों पे अमल दरामद, कुछ सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हुआ। फिर हमें बताया ये गया कि एस्टेब्लिशमेंट में या बाकी लोगों के अंदर, यानी वो स्मगलिंग भी रोक रहे हैं, वो इकोनॉमी को बेहतर भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर देखा है हमने कि कहाँ यहाँ होल्डर भी अयाशियां कर रहा है, टैक्स चोर भी फायदे में है, यानी ऐसे लग रहा है जैसे इनको प्रोटेक्शन मिल रही है, स्मगलर को भी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो मुझे तो इससे कुछ इतनी अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं आती, जो वोट से मुंतखब, ये आपने फॉर्म 45 और 47 का जिक्र किया आपने, मैं इस बात को आगे लेके चलता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे 6 जजेस ने शिकायत लगाई और मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 29 अप्रैल तक चला गया है, तो कुछ उम्मीद है बेहतरी की कि जो अवाम मुंतखब हुकूमत कर रही है वही आएगी इक़्तिदार पे? अभी चीनी माफिया ने फिर गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है चीनी एक्सपोर्ट करने की। वो कहते हैं अभी मतलब है, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है कि जी हमारी जो है वो प्रोडक्शन जो है इस दफ़ा शुगर की जो है वो हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है और कंजप्शन जो है वो कम है, तो हम जो है हमें इजाज़त दी जाए कि जी हम चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया। होता ही है, आपने लास्ट टाइम भी देखा कि चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, पिछली दफ़ा चीनी एक्सपोर्ट हुई थी वो 100 रुपये 70 रुपये की थी, एक्सपोर्ट हो गई वो 120 रुपये की हो गई। फिर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात किए चीनी माफिया से, तो वो आके 130 रुपये पे सेटल हो गई, 120 रुपये, यानी फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करके फिर पैसे, ये है रैकेट। और उसके अंदर गवर्नमेंट के वज़रा जो होते हैं वो उस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं, मतलब ये नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर ये शो, यानी अभी वो कहते हैं कि हमारी 7.5 मिलियन मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन है और हमारी कंजप्शन पाकिस्तान की जो है 6.0 मीट्रिक टन मिलियन मीट्रिक टन है। तो गवर्नमेंट खरीद के कुछ अपने पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे ना, कि अगर ये शॉर्टेज क्रिएट करें तो उसको फिर गवर्नमेंट, वो चीनी बेसिक जरूरत है पाकिस्तान की, तो बहरहाल चीनी एक्सपोर्ट भी होगी तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आता है, वो तो है, लेकिन हमें पॉलिसी है, इसका बड़ा नुकसान है, पॉलिसी ऐसे बनानी चाहिए, हमें पॉलिसी वो बनानी चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। बात सारी ये है, हम चूंकि मैं यहाँ एक बताना बहुत जरूरी है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो रिबेट मिलता है आपको, आप रिबेट में अपना पैसा बनाते हैं, और अमूमन यहाँ होता भी क्या है कि ये शो करते हैं कि चीनी हमने एक्सपोर्ट कर दी है। एक्चुअली कई ऐसी शिकायत भी आई हैं चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुई, लोकल पड़ी रही, बाद में आपने जब यहाँ शॉर्टेज हुई तो वो इंपोर्ट की इजाजत ली,
इंपोर्ट विल शो कि वो लोकली चीनी निकल के यार इस तरसील कोई होती नहीं है और इस तरह भी पैसे बनते हैं, ये भी रिकॉर्ड गए और इसको पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि जितने आपके टॉप पे लोग हैं सियासत में, वो सारे शुगर मिल ओनर्स हैं ना उनमें से। अब जरदारी की देखें शुगर मिले जो है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की शुगर मिले देखें, तो सबकी ये सारी यही फायदे होते हैं ना। अब वो अब सिंध में गंदम, अब सिंध में एक रैकेट आया यहाँ गंदम का, कि गंदम खरीदी गई थी, वो स्टोर हुई, जब वहां के वो बोरियां खोली थी उसके अंदर से मिट्टी निकली, वो सारी गंदम जो पटवारियों ने वो जो गंदम स्टॉक थे वो बेच दी, और कितना बड़ा स्कैंडल है, उसकी रिपोर्ट गई है मुराद अली शाह के बाद, तो उसको दबा देना। सिंध तो करप्शन का माफिया गढ़ है ना। अब आपने जो बात की थी जजेस के लेटर की, उसके ऊपर देखिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग हुई है, और जस्टिस अख्तर मिनल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है, उन्होंने एक बड़ा सेंटेंस इस्तेमाल किया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपकी वकला बरादरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जजेस के, उन्होंने कहा ये शुतुरमुर्ग की तरह आंखें ना बंद करें, क्योंकि लग ये रहा है कि मोहतरम चीफ जस्टिस फाइज साहब ने कहा कि यार कुछ भी नहीं हुआ है, किसी के ऊपर वो थ्रेट नहीं आया, मुझे नहीं पता। देखिए जो 6 जजेस हैं, आप ये सोचिएगा, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, वो उसी कैलिबर के हैं ना जिस कैलिबर के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उसी क्वालिफिकेशन, उनमें से एक कल चीफ जस्टिस ये जाएंगे तो एक और बन जाएगा, वो जाएंगे तो एक और बन जाएगा, क्योंकि लाइन में सीक्वेंस लगा हुआ। अगर वो चीज कोई जस्टिस बाबर सत्तार साहब जैसे जिन्होंने डीसी इस्लामाबाद को खींच के रख दिया था, तो इस रिप्यूट के जजेस अगर कोई बात कह रहे हैं तो आपने उस पर आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन करना है। और जस्टिस आपको कोई जरूरत नहीं थी, पीछे मिलकर तो उन्होंने मामला सियासत पॉलिटिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर आजम नजीर तारड़ साहब सियासत कर रहे हैं, उसके ऊपर नून लीग सियासत कर रही है। जब आप एक शहबाज शरीफ तो एक सियासी पार्टी के ऐसे ताल्लुक रखते हैं ना, जब आप उनसे मिलेंगे तो मामला लीगल फ्रेटर्निटी से निकल के पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में चला, पॉलिटिकल पार्टी से वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगी, वो उसके ऊपर गलत बयानी करेंगी, जैसे वो फेडरल कैबिनेट का बयान आ गया। अब आप मुझे बताएं, जो फेडरल कैबिनेट में इस वक्त लोग बैठे हैं, क्या वो उस तालीम और उस विजन और उस काबिलियत के मालिक हैं जिस काबिलियत के मालिक ये 6 जजेस साहबान है जिन्होंने लेटर लिखा है? तो वो किस तरह निगेट कर सकते हैं फेडरल कैबिनेट के? वो तो सारे आपको पता है मतलब किस तालीम क्या तालीमी बैकग्राउंड है उनका, और क्या और किस तरह वो इलेक्ट होके आए हैं। तो अताउल्लाह ताला किस तालीमी बैकग्राउंड का, उससे आप क्या तवक्कुह करते हैं? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कुछ हो रही है और जो आज हेयरिंग हुई है, अपना चीफ जस्टिस ने इंडिया दिया फुल कोर्ट बनाने का। उन्होंने जो पिछले दिनों जो हेयरिंग हुई थी, अब ये मेरे ख्याल 24-23 रमजान को हुई थी जो हेयरिंग, उसमें जो बातचीत आपके सामने आई थी। तो अब देखिए क्या होता है। ये है मामला सीरियस, उसके ऊपर नोटिस। आखिर में सवाल आपसे एक पूछना ये है कि आगे आप आने वाले दिनों में, ये कोई 2-4 दिनों में पाकिस्तान, आप अब ये इसी साल के अंदर को पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर देख रहे हैं? देखिए सर, फ्यूचर इस वक्त हमारा रिलेटेड है 2 चीजों में, हमारी बहुत नाकामी हो रही है। एक है आपकी इकोनॉमी, वो आपको चला गया दे देगा, दिलवा देगा। जो वो यहाँ तक पानी डाल के अच्छी सी चाय बना, उसका रंग निकाल के, और आधा वो जो धक्का लगवाली ने बनाया, नहीं जो आधा हुआ है आप लेके आए वो आधा काम हो गया, थोड़ा सा गर्म बीच में साहब जरा आवाज कट गई थी, अभी आप क्या कह रहे थे? आवाज कट गई, तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट आवाज नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जी आप, हम जो बात कर रहे थे ना, आप जिस चीज का जिक्र फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की बेहतरी, मैंने कहा वो बाइडन ने खत लिखा है, उस खत में इतना इतना झूठ बोला है। यानी देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट आर नर्चर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। मतलब इनके ऊपर जितना टेररिज्म इन लोगों ने फैलाया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, बाराक ओबामा ने या बुश ने या ये जो बाइडन ने जो कुछ गजा में किया, 35,000 लोग अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, अमेरिकन हथियारों से नेतन्याहू ने मार दिए गजा में। और वहां पे बुड्ढा बाइडन कहता है कि जी हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ह्यूमन राइट काम करेंगे।
इससे बहुत बड़ा झूठ, इससे बड़ी मक्कारी कोई हो सकती है? आप मुझे बताएं, अगर हो सकती है तो आप मुझे बता दें। तो ये जो चीजें हैं ना कि ये वो आप, लेकिन वो आपको रिस्पाइट दिला देंगे IMF से, इसलिए कि वो उनके उन्होंने एक मकसद के तहत आपके साथ काम करना है, और वो मकसद आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब रिजीम चेंज हुआ था तो उसके अंदर कौन शामिल था। अब वो कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत हमारी मर्जी से आई है और हम इसको लेके आए हैं, तो हम इसको किसी तरह चलाएं भी सही। तो उसमें लेकिन क्या एक 1 जब तक हम अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, यानी हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी पिछले दिनों हुई है जिसमें चाइनीज इंजीनियर दासू में शहीद मारे गए हैं, और वो मारे हैं अफगानियों ने। अफगानी हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। चाइना इतना काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता है जिस तरह चाइना काम कर रहा है। अब वो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना चाहते हैं अफगानी। अफगानी और अमेरिकन और इजरायली जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं खत्ते में, और इंडिया जो दहशतगर्दी फैला रहे, वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तरह, पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए वो क्या हो चुकी है? क्या हमारी एक बड़ी कंप्रिहेंसिव करके दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है क्या वो बन चुकी है? तो ये जो सवालात है सर, ये मैं तो दुआ करता हूँ, आज ईद का दिन है, आप भी दुआ करें, मैं सारे रमजान में दुआ किया कि अल्लाह चलें। ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क को तरक्की दे। लेकिन जो हमारे पास जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जो हमारी हुकूमत है, वो इस काबिल है नहीं कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकाले। बड़े दुख की बात। तो हम इस तरह नहीं सफर करते रहे और बहुत बुरी तरह सफर करेंगे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समा बड़ा अच्छा कर दिया कि असल में जब तक हम अपनी अपनी खुद मुख्तारी पे नहीं आएंगे, हम अपनी पॉलिसीज को या चैलेंजेस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारा यही हाल रहेगा। नाज़रीन इजाजत चाहते हैं आपको। ईद आपको पता है, ईद चरू मरू, ये ईद के मुख्तलिफ दिनों की अपनी एक आप चूंकि खुशी के समा है, लेकिन ये तकलीफ दे अपनी बात है। अल्लाह करे कि हम सबको समझ आ जाए आगे चलना कैसे है। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।